घोषित किया। भारत सरकार ने जारी की एडवाइजरी। कांगो, युगांडा और साउथ सूडान की यात्रा से बचने की दी सलाह। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले सभी पार्टियों में हलचल तेज। बीएसपी प्रमुख मायावती ने पार्टी पदाधिकारियों और प्रमुख नेताओं की बुलाई बैठक। यूपी चुनाव को लेकर बीएसपी की अहम बैठक। विषम मामले में सुप्रीम कोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान। संस्थागत पूर्वाग्रह और जांच प्रक्रिया की विसंगतियों की करेगा जांच। सीजीआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय बेंच सोमवार को करेंगी सुनवाई। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास बुलेटिन खबर उत्तर प्रदेश में। बढ़ते हैं एक बड़ी ब्रेकिंग की ओर जो कि लखनऊ से सामने आ रही है, जहां संघ प्रमुख मोहन भागवत लखनऊ पहुंचे हैं। संघ प्रमुख का 3 दिवसीय लखनऊ दौरा। 3 दिन तक लखनऊ में होने वाली है कई अहम बैठकें। संघ की कार्यशाली और अभियानों की समीक्षा होने वाली है। चुनाव से पहले संगठनात्मक रणनीति पर मंथन। सरकार और संगठन के कामकाज का लेंगे फीडबैक। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत लखनऊ पहुंच चुके हैं, जो 3 दिवसीय दौरे पर है। बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आपको दे दें। 3 दिन तक कई अहम बैठकें लखनऊ में होने वाली हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, संघ प्रमुख मोहन भागवत लखनऊ पहुंच चुके हैं। अपने 3 दिवसीय दौरे पर यहां विभिन्न महत्वपूर्ण बैठकों में वो हिस्सा लेने वाले हैं। इस दौरान संघ की कार्यशैली और चल रहे अभियानों की वो समीक्षा करेंगे तथा संगठनात्मक गतिविधियों पर विस्तृत तौर पर चर्चा भी करेंगे। सूत्रों की माने तो इस दौर में आगामी रणनीति और संगठन के कामकाज को लेकर गहन मंथन किया जाएगा, क्योंकि 2027 में विधानसभा चुनाव है और उससे ठीक पहले ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है, जिसमें सरकार से लेकर संगठन स्तर तक की गतिविधियों की समीक्षा होने वाली है। प्रचारकों से फीडबैक लेकर आगे की कार्य योजना और आगामी रूपरेखा भी तय की जाएगी। लखनऊ में संघ की बैठकों पर अब सबकी नजर टिकी है। इसी बीच एक बड़ी खबर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर सामने आ रही है, जहां यूपी में बिजली कटौती को लेकर सीएम योगी सख्त होते नजर आ रहे हैं। सीएम योगी ने पदाधिकारियों और समीक्षा बैठक की है। ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा इस बैठक में शामिल हुए हैं। राज्य मंत्री कैलाश सिंह राजपूत भी मौके पर मौजूद रहे हैं। बैठक में सीएम योगी ने ऊर्जा विभाग को कई बड़े निर्देश दिए हैं, जिसमें कि गांव हो चाहे नगर, भीषण गर्मी में बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करना ये कर्मचारियों की जिम्मेदारी है। और उन्होंने आगे ये भी कहा कि बिलिंग और कनेक्शन क्षमता बढ़ाने की जरूरत है। आमजन को बिजली आपूर्ति के बारे में ठीक से जानकारी भी देनी आवश्यक है। समाधान ये कब तक होगा, ये भी बिजली कर्मचारी ही बताए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भीषण गर्मी और बढ़ते बिजली की मांग को देखते हुए एक बड़ा मीटिंग का आयोजन किया लखनऊ में। इसी बीच प्रदेश में निर्बाध एवं गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए हैं। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि आमजन, किसानों, व्यापारियों, उद्योगों को बिजली संकट का सामना ना करना पड़े, इसके लिए सभी स्तर पर मॉनिटरिंग की जाए। उन्होंने ये कहा कि गर्मी के इस चुनौतीपूर्ण दौर में ऊर्जा विभाग पूरी संवेदनशीलता और तत्परता के साथ कार्य करें। मुख्यमंत्री रविवार को ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा एवं राज्य मंत्री कैलाश सिंह राजपूत की उपस्थिति में ऊर्जा विभाग, पावर कॉर्पोरेशन एवं सभी डिस्कॉम के अधिकारियों के साथ विद्युत आपूर्ति व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने राज्य की विद्युत उत्पादन क्षमता को और सुदृढ़ बनाने तथा गर्मी के मौसम में बिजली उपलब्धता की सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि बढ़ती मांग को देखते हुए उत्पादन इकाइयों की अधिकतम क्षमता का उपयोग किया जाए और सभी तकनीकी दक्षता एवं रखरखाव व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। बैठक में यह भी बताया गया कि उत्तर प्रदेश के विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़कर अब 13,388 मेगावाट हो चुकी है,
जिससे अनपरा, ओबरा, हरदुआगंज, परीचा, जवाहरपुर और पनकी जैसे तापीय विद्युत गृहों की 9120 मेगावाट क्षमता शामिल है। इसी बीच बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से सामने आ रही है, जहां आज उस वक्त भारी हंगामा हो गया जब कांग्रेस नेता अजय राय के एक बयान से आक्रोशित भाजपा कार्यकर्ता सड़क पर ही उतर आए। सदर कोतवाली क्षेत्र के अटल चौराहे पर राहुल गांधी और अजय राय का पुतला फूंकने जा रहे भाजपाइयों को जब पुलिस ने रोकने का प्रयास किया तो दोनों पक्षों में तीखी झड़प हो गई, जिसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। पुतला दहन के दौरान भाजपाइयों और पुलिस के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई, गहमा गहमी देखने को मिली। पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए पुतले को अपने कब्जे में ले लिया, जिसके बाद काफी देर तक चौराहे पर अफरा तफरी का माहौल दिखने को मिला। अगली खबर झांसी के गुरसराय थाना क्षेत्र से सामने आ रही है, जहां ग्राम पर सुबह में महज पैसे मांगने को लेकर एक बड़ा विवाद हो गया। यहां बालू और मिट्टी के बकाया पैसे मांगने पर एक दबंग युवक ने एक युवक राहुल कुमार पर तमंचे से सरेआम गोली चला दी। गोली राहुल के बाएं कंधे पर लगी, जिसे वो लहूलुहान होकर गिर पड़ा। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को तुरंत स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां से गंभीर हालत में उसे झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। झांसी थाना गुरसराय के ग्राम परसुआ से सूचना प्राप्त हुई कि मकान निर्माण के दौरान ट्रैक्टर से सामान उतारने के पैसे को लेकर के दो बच्चों के बीच विवाद उत्पन्न हो गया, जिसमें एक व्यक्ति द्वारा फायरिंग की गई, जिससे एक व्यक्ति के कंधे में गोली लगने से घायल हो गया। घायल व्यक्ति को प्राथमिक उपचार हेतु तत्काल CHC गुरसराय भेजा गया, जहां से उसे झांसी रेफर किया गया है। यद्यपि घायल व्यक्ति वर्तमान में खतरे की स्थिति से बाहर है। मामले में स्वतंत्र धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। अग्रिम कार्यवाही जारी है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में बिजली संकट देखने को मिला है। हाल ही खबर बदायूं से सामने आ रही है, जहां बिजली संकट को लेकर जन आक्रोश बढ़ता जा रहा है। बिसोली तहसील के ललुआ नगला स्थित करीबन 200 गांवों में बिजली व्यवस्था पूरी तरीके से चरमराई हुई है, जिससे ग्रामीणों और किसानों में भारी नाराजगी है। भारतीय किसान यूनियन टिकैत के बैनर तले किसानों ने तहसील परिसर से पैदल मार्च निकालकर विधायक आवास तक प्रदर्शन किया और अपना रोष पत्र सौंपा। किसानों का आरोप है कि ललुआ नगला में बिजली घर बनाने का वादा किया गया था, लेकिन प्रस्ताव निरस्त होने की खबर से लोग आक्रोशित है। भाकियू नेताओं ने बिजली विभाग पर भ्रष्टाचार और आरोपी के गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन और तेज हो जाएगा। समस्या ये है, एक जो विधायक मौजूद है उन्हीं के क्षेत्र में गांव पड़ता है ललुआ नगरा। यहाँ पे 2-3 सालों से जो जनता थी मांग कर रही थी विद्युत घर ललुआ नगरा में, और वहाँ जगह भी दे दी गई और वादे पर वादे करते गए, मगर आज तक वो बिजली घर तैयार नहीं हुआ। मैं बदायूं में ये पहला बिजली घर देख रहा हूँ जो आसफपुर से करेंगी तक लाइन जा रही है। उसकी दूरी 20 किलोमीटर है, जबकि 10 किलोमीटर से ज़्यादा कोई भी फीडर नहीं है। जहाँ भी है विद्युत घर 10 किलोमीटर पे है ही है। उसी को लेकर के आज विधायक जी का घेराव था, किंतु बड़ा खेद की बात है जिस जनता के दरवाजे पर जो विधायक जी वोट मांगने जाते हैं वो आज विधायक जी उस जनता के लिए स्वयं तैयार नहीं थे। अगली खबर ग्रेटर नोएडा से सामने आ रही है, जहां दादरी इलाके के भिसाहड़ा गांव में प्रस्तावित 100 बेड अस्पताल को लेकर प्रशासन ने प्रक्रिया तेज कर दी है। इसे लेकर जिला अधिकारी ने विधायक तेजपाल नागर और सीनियर अधिकारियों के साथ रिव्यू मीटिंग की है, जिसमें लैंड आइडेंटिफिकेशन और कंस्ट्रक्शन प्रोसेस पर पूरी विस्तार पूर्वक चर्चा हुई है। मीटिंग में डीएम ने कुछ अधिकारियों की अनुपस्थिति पर नाराजगी भी जताई है। बैठक में एसडीएम एडमिनिस्ट्रेशन मंगलेश दुबे, सीएमओ डॉक्टर नरेंद्र कुमार और एसडीएम दादरी अनुज नेहरा समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। प्रशासन का कहना है कि सभी अप्रूवल पूरे होते ही अस्पताल का निर्माण कार्य ग्राउंड पर शुरू कर दिया जाएगा, जिससे स्थानीय लोगों को बेहतर हेल्थ सुविधाएं मिल सकेंगी।
अगली खबर नोएडा के सेक्टर 1 स्थित वेलेंसिया होम सोसाइटी से सामने आ रही है, जहां सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर एक अवेयरनेस कैंपेन का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य विभाग के निर्देशन में फीडबैक फाउंडेशन और SHDO के सहयोग से इस कार्यक्रम में लोगों को SWM यानी कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नियम 2026 के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। साथ ही सोसाइटी में स्वच्छता बनाए रखने और वैज्ञानिक तरीके से कचरा प्रबंधन पर जोर भी दिया गया। इस अभियान का उद्देश्य लोगों में जागरूकता बढ़ाना और एक स्वच्छ, स्वस्थ और जिम्मेदार समाज का निर्माण करना है। इसी बीच एक बड़ी जानकारी नोएडा से सामने आ रही है, जहां देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। एलिवेटेड रोड पर एक बाइक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इलाज के दौरान एक युवक की मौत हो गई, जबकि 2 घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। दरअसल बाइक पर 3 लोग सवार थे और वो हरिद्वार जा रहे थे। तभी अचानक से बाइक अनियंत्रित होकर सीधे डिवाइडर से जा टकराई, जिससे 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही थाना सेक्टर 24 पुलिस मौके पर पहुंची और इलाज के दौरान एक युवक की मौत हो गई। शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अगली खबर रायबरेली से सामने आ रही है, जहां अवैध खनन और ओवरलोडिंग के खिलाफ जिला प्रशासन ने एक बड़ा सख्त एक्शन लिया है। लालगंज और महाराजगंज तहसील क्षेत्र में चलाए गए विशेष अभियान के दौरान अधिकारियों ने सड़कों पर उतरकर ताबड़तोड़ कार्रवाई की और कई वाहनों को सीज कर दिया। अभियान की कमान SDM महाराजगंज चंद्र प्रकाश गौतम और SDM लालगंज राजेश श्रीवास्तव ने संभाली, जबकि CO लालगंज अमित सिंह और प्रदीप कुमार भी पूरी कार्रवाई के दौरान मौजूद रहे। कार्रवाई के दौरान कुल 28 वाहनों को सीज किया गया है, जिसके बाद खनन माफियाओं और ओवरलोड वाहन संचालकों में अफरा तफरी मच गई है। अगली खबर बदायूं से सामने आ रही है, जहां बदायूं के जरीफनगर थाना क्षेत्र में गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई के बाद एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। परिजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए मानसिक प्रताड़ना और फर्जी कार्रवाई का दावा किया है, जबकि पुलिस मामले की जांच की बात कह रही है। पूरा मामला जरीफनगर थाना क्षेत्र से ही जुड़ा हुआ है, जहां 20 मई को पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत एक मुकदमा दर्ज किया था। इस कार्रवाई में कई लोगों को नामजद किया गया था। पुलिस का कहना है कि यह कार्रवाई समाज विरोधी गतिविधियों में संलिप्त गिरोह के खिलाफ की गई थी। इसी मामले में नामजद एक युवक की शनिवार सुबह जहरीला पदार्थ खाने से मौत हो गई है। घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल बन गया और स्थिति को देखते हुए पुलिस बल की तैनाती करनी पड़ी है। परिजनों का आरोप है कि गैंगस्टर केस दर्ज होने के बाद से पुलिस लगातार दबिश दे रही थी और परिवार पर दबाव बनाया जा रहा था। परिवार का यह भी कहना है कि इसी मानसिक तनाव के चलते युवक ने यह बड़ा कदम उठाया है। परिजनों ने पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि परिवार के अन्य सदस्यों को भी उन्होंने परेशान किया। एक सदस्य को हिरासत में लेकर फर्जी मामले में जेल तक भेज दिया गया। था करू पर पुलिस ने दबिश लगाई। दबिश लगाते थे, करू हाथ नहीं आए तो लड़के को गिरफ्तार करके ले गए। लड़के को क्या नाम है? संजय का तमंचा लगा करके और उनका चालान कर दिया। फिर उनके भतीजे को पकड़ के लाए, वो 50,000 रुपये लेके छोड़ दिया। इनकी मृत्यु कैसे हुई है? इन्होंने पुलिस की बेहतर में जहर खा लिया। इनको बुधवार को पुलिस आई थी रात को, ये घर पे नहीं मिले, इस लड़के को पकड़ ले गए। लड़के को पकड़ने के बाद वहाँ पे दूसरे दिन को हमारे फुफेरा को पकड़ के ले आए, वहाँ पे भी नहीं मिले वो। तो कह रहे उसको संजय का चालान कर दिया, तमंचा लगा के उसे जेल भेज दिया। उनके चक्कर में उन्होंने सर्दी में आगे इन्होंने जहर खा लिया। अच्छा, इनके खिलाफ भी मुकदमा इन पे था, पर लड़के पे कोई मुकदमा नहीं था। खबर उत्तर प्रदेश में। अगली खबर लखनऊ से सामने आ रही है, जहां एक गंभीर मामला सामने आया है। एक महिला ने पुलिस पर ही मारपीट और लूट के गंभीर आरोप लगा दिए हैं। पीड़िता का कहना है कि वो अपने प्रेम प्रसंग से जुड़े विवाद को लेकर थाने पहुंची थी,
जहां वहां उसके साथ ही दुर्व्यवहार किया गया और समझौते का दबाव बनाया गया। मामला सियातगंज थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। पीड़िता का आरोप है कि समझौते से इनकार करने पर पुलिस ने उसे कमरे में बंद कर दिया, उसके साथ मारपीट की। इतना ही नहीं, उसके साथ आए गए लोगों के साथ भी दुर्व्यवहार किया गया। महिला ने यह भी आरोप लगाया कि इस दौरान उनके मोबाइल फोन और सोने की कुंडल भी छीन लिए गए। पीड़िता ने पूरे मामले में उच्च अधिकारियों और मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगाई और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। मेरा मामला यह है कि मेरे घर के पास में एक लड़का रहता था। क्या नाम है उसका अनिकेत नाम है। 4 साल पहले मेरी लड़की 15-16 साल में थी, 15-16 साल की, 15 ही साल की थी, अब हुई 18 की। 4 साल पहले की 15 साल की थी। उसको एक फोन दिया उसने और सिम दिया। जब मुझे पता चला तो मैं उसके घर गई। मैंने उसकी कोई क्या कुछ ये दोनों के बीच का रिलेशन? हाँ, मालूम हुआ कि ये फोन पे किसी से बात करती है। मैंने उसको मारा, डांटा कि हमने कहा ये फोन कहाँ से आया, तो कहने लगी कि वो अनिकेत ने दिया। उसने बताया, इनका नाम बताया कि नाम सिम भी उसी ने दिया है। हम इसके घर गए, हमने कहा तुमने दिया? तो कहने लगा हाँ दिया। तो हमने उसको एक थप्पड़ लगाया। हमने कहा अब आइंदा ना कोई काम ऐसा करना, हम तुम्हें उसको डांट के समझाए। हम चाहते तो उसकी पुलिस में कंप्लेन भी कर सकते थे, लेकिन हमने बच्चा समझ के ना समझ छोड़ के समझ जाएंगे। क्या यहाँ सादतगंज में इसकी शिकायत करी थी क्या? जी सुनिए, उसने उसी दिन उसके बाद दूसरा फोन दिया। कुछ दिन बाद मेरी लड़की को मैसेज किया, उसी पे मेरे पास स्क्रीनशॉट और सब कुछ है मैसेज का। हाँ सुनिए कि मैं तुम्हारी माँ का थप्पड़ का जवाब जरूर दूंगा, बदला लूंगा, तुम सबको, तुम्हारी माँ को मैं गोली मार दूंगा। मेरे पास व्हाट्सएप पे उसके मैसेज थे। मैंने पुलिस को यहाँ दिखाया, ला के सब कुछ बताया, शिकायत पत्र दिया मैंने सब कुछ किया। पुलिस ने हम सबके मोबाइल छीन दिए सारे, उसमें पूरा सबके फॉर्मेट कर दिए फोन। मेरी 5 बच्चियां छोटी, मेरी बच्चियों को 15 साल की और 14 साल की बच्ची को फोन अंदर सारी महिलाओं को बंद करके उसी अनिकेत यादव के सामने मारा गया बहुत बुरी तरीके से पुलिस ने। अगली खबर कौशाम्बी जिले से सामने आ रही है, जहां कौशाम्बी जिले के प्रसिद्ध शक्तिपीठ मां शीतला धाम कड़ाधाम में शनिवार को धार्मिक माहौल देखने को मिला, जब जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद सरस्वती प्रमुख तीर्थ स्थल शक्तिपीठ कड़ाधाम पहुंचे। यहां पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया। मां शीतला के दर्शन पूजन कराए गए। इसके साथ ही शंकराचार्य ने गोरक्षा अभियान के तहत लोगों को संकल्प देते हुए गोमाता की रक्षा करने की शपथ भी दिलाई। का मतलब है गौ माता के प्राण और उनकी प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए अलग जगाने के लिए यात्रा पर निकले हैं। गोरखपुर से निकले हैं। पूरे उत्तर प्रदेश के 403 विधानसभा क्षेत्रों में होते हुए गोरखपुर पहुंच करके 22 जुलाई को इसको पूरा करेंगे। ये कार्यक्रम है। इसी के अंतर्गत 100 से ज़्यादा विधानसभा क्षेत्रों में होते हुए हम मंझनपुर विधानसभा में कौशाम्बी में आए हुए हैं और यहाँ पर हमारे सचिन द्विवेदी जी हैं। उन्होंने जो कि हमारे जो शंकराचार्य चतुरंगिणी का हमने गठन किया है उसके पदाधिकारी भी हैं। इन्होंने यहाँ पर कौशाम्बी क्षेत्र के लिए शंकराचार्य चतुरंगिणी का केंद्रीय कार्यालय बनाया है। उसका अभी उद्घाटन भी संपन्न हुआ है। फिरोजाबाद से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। नगर पंचायत मक्खनपुर में टेंडर मैनेजमेंट को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। आरोप है कि 25 लाख रुपए की लागत वाले विकास कार्य के लिए 1 करोड़ रुपए का हैसियत प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है, जिससे पारदर्शिता पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। ठेकेदारों का यह भी कहना है कि चहेते लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए टेंडर प्रक्रिया में बार-बार बदलाव हो रहे हैं और नियमों को दरकिनार किया जा रहा है। इस पूरे मामले को लेकर ठेकेदार एसोसिएशन ने जिला प्रशासन से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। इस मामले पर अधिशासी अधिकारी और चेयरमैन की ओर से फिलहाल कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया है, जिससे विवाद और बढ़ गया है। इसमें ऐसा है, जो अनगल रूप से बढ़ाई गई निविदाएं भी वो अनगल रूप से बढ़ाई गई हैं, जबकि शासनादेश है पंजीकरण का, उसके अंतर्गत 50 लाख रुपए तक की जो हैसियत है वो ए क्लास के लिए, जिसमें अनलिमिटेड काम दिए जा सकते हैं। डी क्लास की जो है उसमें हैसियत है 5 लाख रुपए की, उसके अंतर्गत 40 लाख तक के काम दिए जा सकते हैं। जो नगर पंचायत में घालमेल चल रहा है, ये सब चहेते ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने के लिए ये परिस्थितियाँ पैदा की जा रही हैं। इसकी शिकायत आपने कहाँ दर्ज कराई? मैंने डीएम साहब के यहाँ कराई है, नगर पंचायत को भी भेजी है मैंने लेटर। अब डीएम साहब संज्ञान लेंगे उसका।
गाजियाबाद में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के तहत पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। नंदग्राम इलाके से एक महिला नशा तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। छापेमारी के दौरान महिला के पास से करीब 900 ग्राम गांजा, भारी मात्रा में स्मैक और लगभग 5,69,000 रुपए की नकदी बरामद की है। पुलिस का कहना है कि ऑपरेशन प्रहार के तहत जिले में नशे के कारोबार पर लगातार कार्रवाई की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग अवैध गतिविधियों में लिप्त पाए जा रहे हैं। ऑपरेशन प्रहार जो नारकोटिक्स के खिलाफ लगातार चलाया जा रहा है, उसमें कल एक बड़ी कार्रवाई करते हुए नंदग्राम क्षेत्र से एक महिला गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम गीता है। ये नंदग्राम थाना क्षेत्र की रहने वाली है। इसके पास से करीब 6 लाख रुपए कैश बरामद किया गया है और साथ ही करीब 26 लाख रुपए का गांजा और स्मैक बरामद किया गया है, जिसमें स्मैक करीब 172 ग्राम है और गांजा करीब 900 ग्राम है। इसके पास से 4 एंड्रॉइड फोन भी बरामद किए गए हैं और इस पूरे सराहनीय कार्य के लिए 25,000 रुपए के पुरस्कार की घोषणा भी टीम को की गई है। देखिए, ये माल अलग अलग जगहों से दिल्ली और हरियाणा से ये लेकर के आ रहे थे और इसको लोकल मार्केट में इनको सप्लाई करने की प्लानिंग थी। इसके पहले भी गीता के ऊपर मुकदमे पंजीकृत हुए हैं, जिसपे कार्रवाई की गई है और करीब आज जो माल बरामद हुआ है उसकी कीमत 26 लाख रुपए से अधिक है। देखिए, इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है पिछले 2-3 वर्षों का है। ये लगातार इस कामों में लिप्त है। पुलिस के द्वारा इसके पहले भी कार्रवाई की गई थी और मुखबिर से ये सूचना मिली थी कि ये दोबारा कुछ लोगों के साथ मिलकर के काम कर रही है, तो उसी में कल कार्रवाई की गई। आपने कहा कि लोकल जगह पे सप्लाई करते थे, ऐसे कौन से लोग शहर के अंदर इस तरह गांजा लेकर युवाओं को बेचा करते थे, कुछ ऐसा कर रहे हैं? इसके डिटेल एनालिसिस चल रही है कि ये किन किन लोगों को सप्लाई करते थे और अंतिम चेन कहां तक जाती थी। तो इसकी जो प्रीवियस और फॉरवर्ड चेन है, लिंकेज है, उस पर पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। उसमें शीघ्र ही कार्रवाई की जाएगी। HNN के खबर उत्तर प्रदेश के इस खास बुलेटिन में इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ तमाम देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए। अबे घोचू, जीके स्ट्रॉन्ग करने का अथा इंडिया को मालूम है। पेट सफा, हर रोग दफा। एक जगह उत्तराखंड में रेल क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता देकर सरकार ने देवभूमि के विकास पथ को नई दिशा दी है। उत्तराखंड में 39,491 करोड़ रुपए से अधिक की रेल परियोजना, 126 किलोमीटर लंबी ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना